आदाब और खैर नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रब आरिफ पैगाम टीवी से। आज का एक मुनफरिद प्रोग्राम लिए जिसका नाम है डॉक्टर से मिलिए। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच बहुत ही सीनियर डॉक्टर सैयद उबैदुल्लाह जुनैद साहब स्टूडियो में कदम अंजाम फरमाए हैं। आप वैसे तो हैदराबाद ही के हैं, आपने अपनी यूजी यानी कि मतलब एमबीबीएस की तालीम दक्कन मेडिकल कॉलेज से की, फिर आपने एमडी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से किया और अपनी मुलाजिमत के सिलसिले में सऊदी अरेबिया तशरीफ ले गए और वहां पर आप कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट किंग सऊद मेडिकल सिटी रियाद के कंसल्टेंट हैं और माशाल्लाह आप वहाँ पर एमआरसीपी लंदन भी मुकम्मल कर चुके और आपके डॉक्टर होने के साथ साथ कई मिली खिदमात भी है, जिसको हम इंग्लिश में सोशल एक्टिविटीज कहते हैं। आप वहाँ के जो दक्कन मेडिकल कॉलेज एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ मिडल ईस्ट है उसके प्रेसिडेंट हैं और एडवाइजर बोर्ड मेंबर भी हैं तेलंगाना एनआरई फोरम के वहाँ के। तो आइए मैं अब आप लोगों के लिए चलता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत आपका जो है ना इस्तेमाल करता है पैगाम टीवी और बड़ी मसरत हम महसूस करते हैं कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप की पैदाइश और तालीम आपके ये जो चीज़ आप यानी मैं अपनी तरफ से मुकम्मल बयान नहीं कर सकता हूँ, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी परवरिश वगैरह जो हुई है, जो यानी आपकी पैदाइश तालीम परवरिश जो हुई है वो कहाँ की है और फिर कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मौका दिया आपके पैगाम टीवी के साथ आपके साथ जुड़ने का, और मैं पैगाम टीवी के मेंबर्स को और हमारे अब्दुल रब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इनवाइट किया है। तालीम के बारे में आप मेरी पर्सनल लाइफ बता रहे थे। सो जैसा ही जानते हैं कि जो बचपन से शौक़ होता है वो आदमी उसका टारगेट अचीव करता है। सो बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ था। आई थिंक व्हेन आई वाज इन 4th क्लास मैं घर में जो है अपना छोटा सा क्लिनिक लगा कर लो अपने साथियों को फैमिली मेम्बर्स को दवाएं लिख के बांटता था। तो बचपन से शौक़ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन जो गाइडेंस थी, वालिदा जो हमारे काफ़ी एजुकेशन के पीछे तवज्जो देते थे। वालिदा की हमेशा ये ख्वाहिश थी, वालिदा के इंतकाल से पहले एक गोल्डन वर्ड्स उन्होंने कहा, बेटा तुम दूसरों की पढ़ाई का ख्याल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे पढ़ाई का ख्याल करेगा। तो सो मच शी वाज अटैच्ड टू द एजुकेशन। तो उससे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पढ़ने का मौका मिला। सो जैसा कि जानते हैं कि जस्ट दक्कन मेडिकल कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले काफ़ी टफ कंपटीशन था। उस दौर में हमने काफ़ी पीजी पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल एमसेट लिखने के लिए किस तरह जा पढ़े, कहाँ पढ़े, कोई गाइडेंस हमें बराबर मिलता नहीं था। यहाँ तक कि एमसेट के फर्स्ट ईयर में तो मैंने फिजिक्स के एक ट्यूशन सर के पास गया तो उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया। अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं था, मतलब हमको गाइडेंस नहीं था कि कहाँ पे पढ़े। तो इस तरह स्ट्रगल करना पड़ा जो कोचिंग के लिए। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि हम आवाम के जो बच्चे जो एग्जाम्पल नीट एग्जाम लिख रहे हैं तो उनको ये है अपना टारगेट अचीव करने के लिए, आपको स्ट्रगल करने के लिए यू हैव टू मूव अहेड। हमेशा सोचना कि हमें ये टारगेट मेरा है, आई शुड गो अहेड बाय एनी मीन। तो ये चीज़ के लिए मैं हमारे जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे तलबा जो है आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो अपना टारगेट बनाइए। 2 साल तक 2 से या 3 साल तक सोच लीजिए कि मैं फैमिली से कट चुका हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, खाना पीना और पढ़ाई। टारगेट ये रहना चाहिए, देन ओनली कैन अचीव द टारगेट। अगर आप टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा खेलने में टाइम लगाएंगे, तो देन यू विल बी लॉस्ट। तो टारगेट है कि 2 या 3 साल आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट ए गुड रैंक और इंशाल्लाह आपको अच्छी सीट मिलती है, जैसे कि अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह काफ़ी लोगों को गाइड करते हैं। तो ये स्ट्रगल था हमारा।
इतना स्ट्रगल था कि यहाँ तक कि दक्कन मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, मगर हमको हमारा ख्वाहिश थी कि उस्मानिया में सीट लाए। तो फर्स्ट टाइम मुझे उस्मानिया में सीट नहीं आ सकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है कि दक्कन मेडिकल कॉलेज जो सुल्तान सलाहुद्दीन साहब ने स्टार्ट किया था, बाद में हमारी माशाल्लाह मजलिस की टीम ने जो सपोर्ट किया, तो उस तरह से जो है अल्लाह तक का एहसान है कि आज हमारे पास सिटी में 4 कॉलेजेस है, उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आगे बढ़िए, इंशाल्लाह मेहनत कीजिए, टारगेट अचीव कीजिए इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर कौन से साल में आप जो है ना अपना मेडिकल तालीम खत्म की यहाँ पर? जी मैं अच्छा सऊदी कैसे जाना? जी हाँ, सो 1992 में मैंने एक्चुअली 1998 में मेरी पीजी मैंने दक्कन कॉलेज से मेडिकल एमबीबीएस किया, देन मैं 98 में पीजी पास आउट हुआ। उसके बाद में जो मैंने जो है पीजी में उस्मानिया से किया, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से किया, सो पल्मोनोलॉजी चेस्ट मेडिसिन में किया मैंने। जी उसके बाद जो है कुछ टाइम जो है दुरेशा हॉस्पिटल और महावीर हॉस्पिटल में, और पार्टली कुछ गवर्नमेंट जॉब भी था मेरा। उसके बाद मैंने अपने सऊदी अरब जाने के लिए प्लान किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुझे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओल्डेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द सऊदी अरेबिया बाय नेम शमेसी से लोग जानते हैं इसको, किंग साउथ मेडिकल सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला काम करने के लिए। तो वहाँ पर जो है बेसिकली जो है मॉर्निंग मॉर्निंग मीटिंग होती है। मॉर्निंग मीटिंग से क्या होता है, जो केस डिस्कशन होता है, सो आपकी जो नॉलेज है आपकी अपडेटेड होती है। सो उससे फ़ायदा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि आई कुड पास आउट MRCP in first attempt almost, so easily I can pass out MRCP। so इससे मालूम होता है कि अगेन एक मैसेज है लोगों के लिए, MRCP पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं है। सो इवन दो आई वाज जो मेरी एज 40+ थी वहाँ पर जब MRCP किया, सो इससे मालूम ये है कि पढ़ने के लिए कोई एज नहीं है, आपको टारगेट बनाना पड़ेगा इंशाल्लाह। सो देन MRCP किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी इन किंग साउथ मेडिकल सिटी। उसका नाम मशहूर है शमेसी हॉस्पिटल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल एंड बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। जो है ना आप हमारे जो जूनियर्स हैं उनके लिए आप यानी एक मिसाल हैं कि आदमी कैसे आगे बढ़ता है अगर उसके अंदर तगदो हो, लगन हो। तो डॉक्टर साहब ये तो आपकी मेडिकल लाइफ रही, लेकिन इससे हटके आपकी जो है ना सोशल एक्टिविटीज भी हैं और मिली खिदमत भी हैं। इसमें जाहिर है कि मुझे भी आपने मौका दिया कि NRI से जो है ना मैं जूम मीटिंग के जरिए नीट के बारे में बातचीत करूं। तो ये जो आप वो फॉर्म किए हैं वहाँ पर, एसोसिएशन जो फॉर्म किए हैं, इसके अगराज़ और मकासद क्या है? बेसिकली मैंने बताया कि एक अगेंस्ट मेरे वालिदैन की जो गाइडेंस थी, जैसा कि वालिदा ने कहा कि जब आप दूसरों के बच्चों के पढ़ाई का ख्याल करोगे, आपके बच्चों की पढ़ाई आसान होगी। तो इससे जो एक बेसिक मोटो था हमारा कि लोगों की कौम की खिदमत करे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है, उस तरह से जो है हम लोग वहाँ पर जुड़े रहे हैं। बेसिकली हमारे दक्कन कॉलेज मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन जो है हैदराबाद में बाय नेम डा, देन वी हैव सिस्टर्स विंग इन अक्रॉस द ग्लोब। अमेरिका में जो नाम है इसका डाना है, और हमारे मिडिल ईस्ट में नाम जो डामी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यूरोपियन कंट्रीज में नेम डाई है, दक्कन एसोसिएशन। ये दक्कन मेडिकल कॉलेज से जितने भी लोग निकले हैं, एलुमनी जो है वहाँ के एक्स स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं, जी तो वो ये सब जो है ना पूरे अक्रॉस द ग्लोब है। तो उसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 सिस्टर विंग्स है, डाना, डामी, डाई एंड डा, माशाल्लाह। तो उसमें हज़ारों डॉक्टर्स अटैच है माशाल्लाह, उससे काफ़ी काम हो रहा है डॉक्टर्स, क्योंकि अमेरिका में डॉक्टर्स काफ़ी लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं माशाल्लाह। वो लोग जो है गाइड करते हैं कि बच्चे जो अमेरिका जाना चाहते हैं उनको गाइडेंस देते हैं, उनके लिए जो यहाँ पे रिसर्च के कोई एक्टिविटीज़ करते हैं लोग, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। सो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिकन की टीम की है। इसी तरह मिडिल ईस्ट के लोग भी, हम भी जो है इनको गाइडेंस करते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या क्या जॉब्स के फैसिलिटीज़ है, और मिडिल ईस्ट में आगे पढ़ने के क्या क्या चांसेस है, और उसके अलावा जॉब्स के अलावा जो भी दूसरी चीज़ें कोई मसाइल पैदा होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। और हम दूसरी एसोसिएशन जो है वो जब भी हमको हेल्थ की फैसिलिटीज़ की कुछ चाहिए, तो कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी काम किया है। हमारे सऊदी अरब में हमारी टीम ने, मिडिल ईस्ट में इन जनरल काफ़ी काम हमने किया। वहाँ पर कई लोग परेशान थे कोविड में, तो हमने एक हमारा सर्कुलर फ्लायर बना के हमारा नंबर सर्कुलेट करके सऊदी अरब में जो है काफ़ी लोग वहाँ पे हमको कॉल करते थे। 24/7 हमारी सर्विस थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोविड में काम किया,
और इसी तरह जो पास कैंप्स में जो है कंपनीज में बाज़ लोग के प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं जो एग्जिट पे जाते हैं, उनके पास अखामा भी होता नहीं, वैलिड अखामा नहीं होता, तो दे कैन गो टू हॉस्पिटल, क्योंकि इंश्योरेंस भी नहीं है। तो उनके पास जाके हम कैंप्स करते हैं, कैंप्स करके जो है लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मेडिकल हेल्प करते हैं। सो अलहमदिल्ला इस तरह जो है काफ़ी हमारे NGOs भी है, काफ़ी NGOs के साथ हमारा ताउन रहता था कि जब भी कुछ हेल्थ की सर्विस की ज़रूरत पड़ी हमारी काफ़ी टीम है, उसके साथ हम उनके साथ जुड़ते हैं। जैसा कि मेरे साथ में डॉक्टर ज़ुबैर है, डॉक्टर नजीब है, डॉक्टर सलमान है, डॉक्टर यामीन है, और काफ़ी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं जी, हमारे कॉलेज के नंबर से। और डॉक्टर नूरुल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अजीज़ुल्लाह, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम बहरीन है। तो काफ़ी लोग हैं, डॉक्टर रियाज है, और आई कैनॉट नेम ऑल द डॉक्टर्स, पर काफ़ी लोग माशाल्लाह जो है हर फील्ड में हम लोग कोशिश करें। यहाँ तक कि आपको बताऊँ मैं कि डॉक्टर रियाज का नाम याद आने पर मुझे याद आया कि हमने एक उर्दू प्रोग्राम चलाया। उर्दू का कोर्स हमने किया। मकसद था कि अमेरिका के डॉक्टर्स जो है कि बच्चे बिल्कुल उर्दू जानते नहीं, तो हमने एक कोर्स किया, बेसिक कोर्स किया उर्दू में, और पीरियड ऑफ 2 महीने का कोर्स किया, वीकली एक क्लास होती थी। तो उससे अच्छा ही लगा, एक डॉक्टर ने अमेरिका का फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आपके उर्दू कोर्स में मैं भी सीखूँ, मेरे बच्चे भी साथ हैं। सो माशाल्लाह, तो इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें डॉक्टर रियाज ने काफ़ी हेल्प किया, इस फ्रॉम बहरीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है कि हमने। मैंने ये भी सुना है कि आपका जो एसोसिएशन है उसके तहत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो MBBS में एडमिशन तो ले चुके, लेकिन वो जो है ना उसके अखराजात बर्दाश्त करने के वो या उनके फैमिली मेंबर नहीं है, तो ऐसे लोगों की भी जो है ना आपकी एसोसिएशन कुछ खिदमत करती है उनको आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इस लास्ट ईयर के जो बैच जो पास आउट हुआ है, आई मीन जो ज्वाइन हुए हैं MBBS में फर्स्ट ईयर में, उसकी हमारी टीम ने एक तय किया कि अभी जो बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, जो गरीब बच्चे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको हेल्प करेंगे। सो हमारी कोर टीम मेंबर्स स्पेशली डॉक्टर सलमान एंड डॉक्टर नजीब, डॉक्टर ज़ुबैर एंड सो ऑन, सो कई डॉक्टर्स ने हम इस प्लान किया। अच्छा ये रहा कि जो कम से कम 20 से 25 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दिया। सो तकरीबन 1 लाख रुपए जो होते हैं, तो 60,000 रुपये तो फीस होती है कैटेगरी A की। हाँ जी हाँ, तो अच्छा ये लगा कि सिर्फ कोर टीम मेंबर्स हमारे इतना जज्बा है कौम में। अगेन ये लोगों को मैसेज मिलता है कि खाली आपको जो भी आपका आइडिया है लोगों को फ्लोट कीजिए, लोगों आपको मदद करने तैयार है आज के ज़माने में जी। सो हमने हमारा आइडिया फ्लोट हुआ, देन वर्कआउट हुआ, डॉक्टर सलमान और कई डॉक्टर्स ने काफ़ी उस पर वर्कआउट किया। उसके बाद में क्या हुआ कि 12 टीम के मेंबर्स ही तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्पॉन्सर कर सके। तो मेन ग्रुप में भी हम लोगों की सपोर्ट नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह कोर टीम के मेंबर्स ही इसमें जज्बा कि मैं करूंगा। तो उससे ये मालूम है कि आपका जो भी आइडिया है आप फ्लोट कीजिए, कोई सामने आएगा और कोई आप सपोर्ट करेगा। और अकेला ही चला जाने पे मंजिल था, मगर जी लोग आते गए, माशाल्लाह माशाल्लाह इसके ऊपर आप लोग अमर पैर आए जी जी। तो मैं बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ अपना जो भी आइडिया है आइडिया दीजिए, somebody will implement, somebody will get benefit। तो इस पे हमेशा ख्याल कीजिए कि इंशाल्लाह कौम के लिए फायदा होगा। डॉक्टर साहब, इससे हटके भी आप जो है ना तेलंगाना NRI फोरम के बोर्ड मेंबर हैं जी। तो ये तेलंगाना NRI जो फोरम बनाया गया है जी, इसके अगराद और मकासद क्या है? तेलंगाना NRI फोरम बेसिकली जब्बार अन्ना इसके प्रेसिडेंट है। वो आप जैसे जानते हैं कि हज के दौरान एक ज़माने में आग लगी थी, काफ़ी लोग मुतासिर हो चुके थे, मैं 15-20 साल पहले की बात है। उस ज़माने से ये डॉक्टर मिस्टर जब्बार अन्ना जो है कौम की खिदमत करते हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं। तो वो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हाजिज को जो है सपोर्ट चाहिए ड्यूरिंग हज। तो वो उस ज़माने से जो है हाजिज के लिए लोग वॉलंटियर्स भेजते हैं। सो इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से परमिशन लेकर टाई अप करके पेपर बनता है, देन द वॉलंटियर्स उनके सऊदी अरेबिया मक्का को जाते हैं। तकरीबन 150-250 के करीब आसपास मेंबर्स। मतलब ये जो वॉलंटियर्स होते हैं वहीं के जो लोग हैं उनको या यहाँ से बुलाते हैं? नहीं, जो फॉरेनर्स है, बिकॉज जो लैंग्वेज जो सेटल जिसके अखामा होल्डर्स है, तो वो खुद जाके हज के लिए लोगों के वॉलंटियर्स करते हैं, काफ़ी खिदमत करते हैं। तो तेलंगाना फोरम का ये काम है। दूसरा और एक काम ये है कि जबराना मशहूर है कि जबराना से ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए। क्यों? वो मौता में जो आदमी जिसकी इंतकाल होता है उनकी तदफीन के लिए काफ़ी पेपर वर्क करते हैं माशाल्लाह। तो कोविड में कोई लोग तो भाग जाने थे, माशाल्लाह जबराना को फ़ोन आता कि जबर भाई एक पेशेंट का इंतकाल होगा, तो पूरा वर्कआउट करके उसको तदफीन करा के आते थे।
तो वो हमेशा जो है अपार्ट फ्रॉम दिस हज वॉलंटियर्स के अलावा अहम काम उनका यह है कि किसी का भी इंतकाल होता है सऊदी अरब में तो उनको फ़ोन आता है, वो पेपर वर्क करते हैं, उसकी तदफीन के लिए वो इंतजाम करते हैं। तो उसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी, सोशल एक्टिविटीज़ भी है, बल्कि कई खिदमत भी अंजाम देते हैं। तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है कि अल्लाह ताला मौका दिया के साथ मैं जुड़ा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने उनको जो वॉलंटियर्स जा रहे थे उनको मैंने कुछ गाइडेंस बताया कि कैसा आपको जो है फेस करना है, कुछ जो मेडिकल इश्यूज आते हैं तो हाउ टू फेस दिस मेडिकल इश्यूज वगैरह मैंने लेक्चर दिया था वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग के लिए। इस दौरान इंशाल्लाह मैं यहाँ पर हूँ, हैदराबाद में हूँ, इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह कुछ कोशिश करेंगे कि गाइडेंस उनको देंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, देखा आपने कि आदमी अगर सोच ले तो क्या नहीं कर सकता। एक डॉक्टर अपने काम करते हुए आवाम की खिदमत कैसे कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मेडिकल साइड से हटकर भी हम जो है ना दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर ये यानी अज़्म और ये तगदो हर किसी में आ जाए तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ कोई तकलीफ बाकी नहीं रहेगी। तो डॉक्टर साहब हमारे लिए एक जो है ना एग्जाम्पल है, एक मैसेज है कि हम अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की खिदमत के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं अभी डॉक्टर साहब से दूसरा जो मेरा सेशन रहेगा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से ये बात करूंगा कि ये जो हज पे हमारे जो हाजी जाते हैं, यहाँ से हुज्जाज जो जाते हैं इंडिया से हो क्या किसी और मुल्क से भी जो आते हैं, तो वो जाने से पहले उनको मेडिकली सेहत के एतबार से क्या क्या जो है ना उनको एहतियात बरतनी होगी फिर वहां जाने के बाद। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई। वक्फे के बाद मैं फिर हाजिर हूँ जनाब। नाज़रीन, वक्फे के बाद मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। डॉक्टर से मिलिए प्रोग्राम को लेकर। आप जानते ही हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद उबैदुल्लाह जुनैद साहब जो सऊदी अरेबिया से तशरीफ लाए हैं और हमारे आज के खास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब से हमने हमारे ब्रेक से पहले आपके जो ज़िंदगी के हालात हैं, आपकी जो तालीम है और आपके जो कुछ भी है उनसे वाक़ियत हासिल की। अब मैं डॉक्टर साहब से ख़ास एक जो है ना प्रोग्राम की तरफ आप लोगों को लेकर चलूँगा कि अब 2022 का हज का सीज़न आ गया है। हमारे कुछ काफ़िले जा चुके हैं ऑलरेडी और कुछ जाने वाले हैं। तो सऊदी जो गवर्नमेंट है हर हाजी को जो हुज्जाज बाहर बैरून मुमालिक से आते हैं उनके लिए कुछ हेल्थ एंड टिप गाइडलाइन जो है ना वो लोग जारी करते हैं। तो उसकी तहत क्योंकि डॉक्टर साहब वहाँ पे बहुत अरसे से जो है ना इन एक्टिविटीज में एक्टिव हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे हाजियों को जो यहाँ से जाने वाले हैं उनके लिए जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए दौरान हज, और फिर वापस आने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उस ताल्लुक से मैं डॉक्टर साहब को बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब को मैं मदद करता हूँ कि वो जो है ना अपने ख्यालात का और ये हाजियों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर सैयद उबैदुल्लाह जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद, पल्मोनोलॉजिस्ट वर्किंग इन रियाद। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बाद उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता हूँ। उसके बाद मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ एम वाजिद साहब, MD पैगाम TV और अब्दुल्ला साहब का जो मुझे इनवाइट किया है। उसके बाद में सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला आपको एक्सेप्ट किया है हज के लिए, बहुत मुबारकबाद हो।
क्योंकि अल्लाह ने आपको एक्सेप्ट किया है, आपको इस तरह, क्योंकि अल्लाह के पास अल्लाह के घर को जाना है, आपको अल्लाह ने आपको इनवाइट किया है, तो आपको जो है प्लानिंग करना पड़ेगा कि ताकि आपके हेल्थ से सेफ्टी रहे, आपकी हेल्थ जो है अच्छी से रहे, ताकि आपके हज के अरकान अदा कर सके अच्छे से। मैं आपको जो है बताऊंगा हज से पहले क्या करें, हज के दौरान क्या करें, हज के बाद करें, बिफोर हज, ड्यूरिंग हज एंड आफ्टर हज। हज से पहले जो है स्मार्ट प्लानिंग होना चाहिए। जैसा कि हम कहीं भी सफ़र करते हैं तो हम सोचते हैं क्या क्या चीज़ ले जाएं, क्या क्या लगेज ले जाएं, क्या क्या फूड ले जाएं, ताकि आपके सफ़र आसान हो। इसी तरह हज के लिए भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एडवाइस करता हूं कि प्लानिंग में जो है आप जो है अपना डॉक्टर से रुजू होए, ताकि आपका बेसिक टेस्ट वर्क हो जाए, ताकि आप कुछ ब्लड टेस्ट हो जाए, या शुगर है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी है बेसिक वर्कअप हो जाए, ताकि डॉक्टर आपको बोलेंगे कि माशाल्लाह आप सेहतमंद हैं। सेकंड चीज़, जो लोग ऑलरेडी जिसके बीपी या क्रॉनिक इलनेस के बीमार हैं, बीपी हो, शुगर हो, किडनी की डिजीज़ हो, वो अपने डॉक्टर से रुजू हो, ताकि बताइए मैं हज को जा रहा हूँ, मेरे को हज के लिए क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, तो आपको गाइड करेंगे। तीसरी चीज़ जो है, आपको जो है करना क्या है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारी है, तो आपको दवा ले जाना पड़ेगा। तो दवा ले जाने के लिए आप 1 महीने का सफ़र करेंगे, तो आपको स्मार्ट प्लानिंग ये रहेंगी कि आप 2 महीने की दवा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक बैग में आप दवा रखेंगे तो बैग मिस हो जाए, क्योंकि हज में जो है मास गैदरिंग आती है, तो कोई चीज़ मुमकिन है, तो आपका दवाएं मिस होने पर प्रॉब्लम क्या होंगे, वो सेम दवाएं आपको मिलने के लिए मुश्किल होंगी। तो इसलिए जो है आप अपनी दवाएं जो ले जाना है, 2 महीने की दवा लीजिए और 2 बैग में रखिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि एक बैग आपका मिस हो जाए, तो इसलिए जो है 2 महीने की दवा ले आइए, 2 बैग्स में रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। तीसरी चीज़ जो है, आपके ट्रॉली जो बैग होता है, हैंड कैरी होता है, वो जो है ट्रॉली व्हील्स का लीजिए, ताकि आपको उठाने के लिए जहमत ना हो। बाज़ मरतबा आपको एयरपोर्ट पर काफ़ी चलना पड़ता है, तो आपका जब आपका हैंड कैरी जो ट्रॉली बैग रहेगा, तो आपके लिए चलने के लिए आसान होंगी, आपके जहमत ना होंगी। तो याद रखिए, आपके 3 बैग से 2 मेन बैग से 1 ट्रॉली है, तो 2 मेन बैग्स में आपके 2 महीने की दवा रहना पड़ेगा। ट्रॉली जो है व्हील ट्रॉली रहेंगी, उसमें क्या रखना पड़ेगा, उसमें भी 2 या 3 दिन की दवा रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका लगे जाने के लिए 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, तो आपके कॉमन दवाएं जो है, आपकी जो दवा खा रहे हैं, उसमें आपको ट्रॉली बैग में रखना पड़ेगा। साथ में जो है इंसुलिन, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, वो इंसुलिन सिरिंजेस जो है आपके डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन हो तो आपको एयरपोर्ट पे अलाउ करेगा, वरना जो है हैंड ट्रॉली में जो भी सिरिंजेस वाला ले जाने के लिए अलाउड नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कि आप डायबिटिक पेशेंट है, आप इंसुलिन ले जा रहे हैं, तो इंसुलिन ले जाने के लिए एक इंसुलिन के बैग आता है, इंसुलिन के जो बैग में जो है उसके टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो बैग ले लीजिए, लेके यू कैन कीप इन द हैंड ट्रॉली। ओके, सो इसके अलावा जो है कॉमन दवाएं, मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा, हमारे पैगम टीवी के मेंबर्स आपको डिस्प्ले करेंगे, वो कॉमन दवाएं जो है ले जाना पड़ेगा। जैसा कि मैं कह दूंगा उसकी दवा के नाम जो है, क्रोसिन है, डोलो है, ब्रोफिन है, एविल है, सिट्रोजिन है, जोफर है, पेरिनॉम है, बस्कोपेन है, इलेक्ट्रॉल पाउडर है। ये लिस्ट आपको डिस्प्ले की जाएगी, उसको कॉपी कर लीजिए, और वो दवाएं साथ में रहिए, जो है हैंड ट्रॉली में भी रखिए और आपके मेन बैग में रखिए। ओके, तो ये दवा की बात होगी कि आपको दवा ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, 2 महीने के लिए ले जाना पड़ेगा, 2 बैग्स में रखना पड़ेगा, और हैंड ट्रॉली में भी कुछ 1 या 2 दिन की दवाएं साथ में रखना पड़ेगा। साथ में कॉमन ड्रग्स जरूरी है, आपको हेडेक हो जाए, आपको क्रोसिन खाना पड़ेगा, तो आपके साथ में दवा रहना जरूरी है। ठीक है, ये रही बात। ये भी जो आप बता रहे हैं, ये भी आपके हैंड कैरी बैग में रहना चाहिए। जी हाँ, क्या, ताकि वक्त पड़े फौरन खा लें। जी हाँ, ठीक है। तो आप बता दो मैं, अब हैंड ट्रॉली में क्या क्या रखें आप। एक तो क्या है, आपकी जो दवाएं हैं जो लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो दवा रखिए, कॉमन ड्रग्स रखिए 1 या 2 दिन के। तीसरी चीज़ जो है, आपके साथ में सब डायबिटिक पेशेंट है, कुछ ग़िज़ा ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका शुगर एकदम डाउन होता है, आपको खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा। जब स्ट्रेस में आते हैं, जिसको डायबिटिक पेशेंट है, उनका शुगर डाउन होता है, तो उनको चाहिए कि अपने साथ में कुछ जूसेस वगैरह, जो भी फूड, बिस्किट्स है, जो भी है, कुछ ना कुछ स्मॉल फूड जो है साथ में रखें। ओके, बाज़ मतलब अलाउड नहीं करते हैं जूसेस रखने के, जो भी, और बिस्किट वगैरह जो भी है आप इसमें रखें साथ में, ताकि आप उसको जो है हैंड ट्रॉली में आपके ग़िज़ा साथ में कुछ आना चाहिए, आपकी जो है जो स्पेशली जो शुगर के पेशेंट्स है। तो ये चीज़ आपके हैंड ट्रॉली में दवा रहेंगी, स्मॉल फूड रहेगा,
और साथ में जो है आपके कुछ लगेज में एक जो जाते ही आपको बैग खोलने की जहमत बनती है, तो आपके जो है आपके नए ड्रेस हो या पहनने के कपड़े जो भी है रखते हैं आप, 1 या 2 दिन के कपड़े उसमें ज़रूरी है, क्योंकि जाते ही आपको बैग खोलने की जहमत होती है। तो आपके लिए जो है कॉमन ड्रेस, नाइट ड्रेस जो है आप ट्रॉली में होना पड़ेगा। क्यों बता रहे हैं? इसलिए अगेन सेहत से ताल्लुक है। अगर आपका ड्रेस नहीं मिलेगा, मेन ट्रॉली मेन बैग में रहेगा, वो बैग नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं आएंगी, तो सेकेंड डे आपको उसके असरात, आपको सर में दर्द होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो इसलिए नींद ज़रूरी है। नींद आने के लिए अपना जो ड्रेस है वो साथ में रखिए। यहाँ तक मैं कहता हूँ जो जिससे आप कंफर्ट महसूस करते हैं हमेशा घर पे, सपोज आपका पिल्लो है, वो पिल्लो के बगैर आपको नींद नहीं आती है, तो कोशिश कीजिए कि साथ में पिल्लो भी ले आइए। क्यों? नींद जरूरी है। अगर नींद नहीं लेंगे अगेन यू विल बी, आपका अदर डे रहेगा डिस्टर्ब रहेगा, इबादत में खलल पड़ेगा। तो नींद आने के लिए जो आपकी कॉमन ड्रेस है जिससे आप आसानी से आदत बन चुकी है, या पिल्लो है, या आपका नेक का कॉलर है, जो कुछ भी आपसे जिससे कंफर्ट महसूस करते हैं वो चीज़ साथ में रखिए आपके, ताकि आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि जर्नी आपकी 2 दिन की नहीं है, 1 महीने की जर्नी है। तो इसलिए आपकी ये चीज़ का ख्याल रखिए ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? तो कॉमन हैंड ट्रॉली में आपको जो है आपके कॉमन ड्रेस रखना पड़ेगा। और ड्रेस में याद रखिए कॉटन का ड्रेस जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। तो जितना भी जैसे कि कॉटन के मलमल के कपड़े होते हैं, कॉटन कपड़े होते हैं, वो रखिए ताकि आप गर्मी में पहन सके आप। ये एक चीज़ होगी आपके बैग के बारे में। ठीक है? अब इसके अलावा जो है बैग जो है जितना हो सके लगेज कम रहेगा, आपके लिए लगेज जहमत बनेगा। ये भी ले जा रहे हैं, वो भी ले जा रहे हैं, जहमत की, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। तो लगेज कम रहने से क्या होगा, आपको ये होगा कि आपको वजन उठाना पड़ेगा। अगर सपोज हर लगेज 20 किलो का वजन हो जाए, आपको वेट लिफ्टिंग के लिए मसाइल होते हैं। तो जितना हो सके लगेज को कम कीजिए। अब जो हर एक चीज़ बता दूँ मैं, लगेज को उठाने का तरीका भी आप जान लिए ताकि आपके जहमत ना हो। तो आप जैसे ही आपके बेल्ट पे से बैग आता है, वो बेल्ट पे से बैग को ट्रॉली पुश कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको वेट उठाना नहीं पड़ेगा। तो स्मार्ट टेक्निक है, जैसे ट्रॉली से बैग आ रहा है उसको जो है ढकल दीजिए ताकि जो है आपको उठाना पड़े। क्यों? अक्सर वो देखा है कि लोग उठाते क्या होता है, बैक पेन होता है, उनको मसल पेन स्पाज्म होता है, या किसी को sciatica प्रॉब्लम होता है। अगेन बैक पेन कैन लास्ट फॉर 5 days और 10 days, तो आपको पूरा हज में डिस्टर्ब कर सकता है ये। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगेज को उठाने के लिए जहमत मत कीजिए, पुश कर दीजिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो जो साथ में जो यंग बच्चा है, नौजवान बच्चा है या पोर्टर है, वो ले लीजिए। ये काफ़ी अहमियत की चीज़ है कि अक्सर लोग जो है वजन उठाते हैं, बैक पेन से तकलीफ में जो है मुब्तला होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ों के आपको कोशिश करना पड़ेगा। बिफोर हज आपको क्या है, अब बात चीज़ों के जो है प्रिस्क्रिप्शन रखना, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा। साथ में जो है टीके लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे हज कमेटी वाले ऑलरेडी आपको गाइड कर चुके हैं। तो जो सऊदी अरब के रिकमेंडेशन में जो है 3 वैक्सीन ज़रूरी है। एक तो कोरोना वैक्सीन आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, दूसरा पोलियो वैक्सीन है, थर्ड जो है मेनिंजोकोकल वैक्सीन जो ब्रेन फीवर के लिए होता है। 3 वैक्सीन तो मस्ट है। ओके? चौथा वैक्सीन जो है रिकमेंडेशन में जो रिकमेंड करते हैं वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने से क्या होता है, जो फ्लू की बीमारी आती है वो कम आएगी या नहीं आएगी। तो उससे क्या होगा कि फ्लू के सिम्टम्स क्या है, अगेन कोरोना के बराबर होते हैं। तो कन्फ्यूजन होगा कि ये कोरोना है या फ्लू सिम्टम्स है, आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इन्फ्लुएंजा का टीका लगाइए। और एक रिकमेंडेशन ये भी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो लोग 60 के ऊपर है, जिसको हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाने से क्या होता है, निमोनिया से बच सकते हैं। तो याद रखिए, तो 3 वैक्सीन जो काफ़ी ज़रूरी है, कोरोना वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन और मेनिंजोकोकल वैक्सीन। दूसरे वैक्सीन के जो रिकमेंडेशन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके? तो ये चीज़ के वैक्सीन का लगाना ज़रूरी है। सो इसके अलावा जो है आपको जो है जैसा ही हज के पहले ये इक़दाम करना पड़ेगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, डॉक्टर के साथ टेस्ट कराइए, जो भी टेस्ट की रिपोर्ट से आपके साथ में रखिए, ताकि वहाँ पे डॉक्टर्स को आपके रिपोर्ट देखने के लिए आसानी हो। ठीक है? दवा का ख्याल रखिए, दवाएं 2 महीने के रखिए, और बैग्स को जो है दवाएं को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3 बैग्स में, 2 मेन बैग्स में, 1 हैंड ट्रॉली में। आपका कहने का मतलब ये है कि अगरचे आपकी दवाई एक ही मुकाम पर रहा और वो बैग आपसे जो है ना छूट गया या वक्त के लिए गुम गया, आपको मिलने में देर हो जाएगी, तो आप दवा के लिए जो ना परेशान नहीं हो। जी जी। ये दूसरे बैग में जो दवा है वो आपका साथ देगी, और साथ में आपके हैंड कैरी में भी आपने 1-2 दिन के लिए, कम से कम 2-3 दिन के लिए जो है ना मेडिसिन रखे हुए हैं, बिल्कुल सही, ताकि अगर लगेज आपको मिलने में देर हो जाए तो इससे आपका काम चलता रहे और आपकी सेहत पर असर नहीं पड़े। आपका क्या बहुत डॉक्टर साहब का जो है ना जो मशवरा है वाकई हुज्जात के लिए बहुत कीमती मशवरा है। यूँ समझिए कि इट्स द गोल्डन एडवाइस। तो मैं हुज्जात से गुजारिश करूंगा कि ये पहले यानी हज जाने से पहले का जो इक़दाम है ये कीजिए, और फिर उसके बाद जब आप
वहाँ पर पहुँचेंगे, कोई पहले जो है ना मक्का जाते हैं, कोई बैच जो है ना मदीना को जाता है, वो आपके जो यानी अरेंजमेंट उसके एतबार से किए जाते हैं वो। तो वहाँ जाने के बाद जो तकालीफ होती है या वहाँ पर आने वाली कुछ बीमारियों की यानी खदशात होते हैं, उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, मैं डॉक्टर से गुजारिश करूंगा कि वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर क्या क्या आपके सो बिफोर हज के या दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने, इवन दो वेरी कॉमन थिंग है, आपको मोबाइल, अगर हर कोई का है मोबाइल पे डिपेंड है, तो मोबाइल की आपकी बैटरी डाउन हो सकती है, तो उसके लिए क्या करें फिर आप उसके ये करें कि और एक एक्स्ट्रा मोबाइल रखिए या पावर बैंक रखिए। तो अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हमारा मोबाइल चार्जिंग खत्म हो गया, आप अपने फैमिली के कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है हमेशा आप 2 मोबाइल रखिए या पावर बैंक रखिए ताकि आपको चार्जिंग कर सके। तीसरी चीज़ जो है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो है पेपर पर हैं, क्योंकि अगेन मोबाइल गुम सकता है या बैटरी प्रॉब्लम हो सकता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप पेपर पर नहीं से क्या है आपको रिकॉर्ड रहेगा किसको कॉल करना है, किससे बात करना है। तो ये जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको वहाँ जाते आपको बिल्कुल अननोन होता कि मेरा नंबर मोबाइल चलेगा, तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर रहने से आप यू कैन कॉन्टैक्ट द अदर पीपल्स, ये चीज़ का ख्याल रखिए। और तीसरी चीज़ जो है, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में जरा ताल्लुकात बनाइए, उनका नंबर साथ में ले लीजिए, कहीं आप कहेंगे आप कोई रास्ता मिस हो जाए, यू कैन कॉल हिम, बोलते कि आप कहाँ पर है, तो सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग मिस हो गए तो अरे मैं किसको मिलूँ, तो आपके साथ में आपके ग्रुप रहेंगे ना, उनसे आपका फ़ोन नंबर ले लीजिए, 2-4 लोगों का नंबर ले लीजिए, ताकि वो आपको गाइड करते हैं कि भैया आप मिस हो गए हैं, फला मकाम पे आ जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है हज के पहले आपको इक़दाम करना है। मोबाइल का फ़ोन रखिए, 2 फ़ोन रखिए, और बैटरी भी आती है आजकल, जो बैटरी भी एक्स्ट्रा बैटरी भी आती है, और जो है पावर बैंक रखिए ताकि लोग इस पर डिपेंड ना हो सके। हज के दौरान हज जब यानी कॉमन डिसीजेस कुछ होती हैं या जो है ना कुछ प्रिवेंशन आपको लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या क्या तकालीफ होती है या किन बीमारियों का खदशा होता है, उसके ताल्लुक से डॉक्टर साहब। जी, सो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा ही गैदरिंग बढ़ती है, तो 2-3 बीमारियाँ काफ़ी कॉमन होते हैं। सबसे पहले जो है जैसा कि फ्लू सिम्टम्स है, किसी को एक को जुकाम होगा, तो आप देखते हैं कि घर के कई लोगों को जुकाम हो सकता है, तो कंटीजियस है। तो फ्लू सिम्टम्स जो सबसे कॉमन चीज़ है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस, किसी को जुकाम हो जाए, किसी को कोरोना हो जाए, किसी को निमोनिया हो जाए, तो मुमकिन है कि वो फैल सकता है। तो इसके बचने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया के गाइडलाइंस ये है, सबसे पहले जो है हैंड वॉशिंग करने से 30% बीमारियां हाथ से फैलती हैं, तो हाथ की सफाई हमेशा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूं कि हाथ का वॉश कैसे करें। बाद लोग क्या कहते हैं पानी लेके हाथ धो लेते हैं, ये नहीं, कम से कम 30 सेकंड्स तक आपको हाथ धोने का है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया के गाइडलाइंस में 7 स्टेप से आप हाथ वॉश कीजिए, तो उससे आके आपके हैंड्स जो है जरासीम के फ्री होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैंड वॉश से रब करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, आपको उंगलियों के बीच में रब करना है। देखिए, थर्ड स्टेप जो है टिप्स जो है ना, टिप्स को क्या है आपके पाम पे रब करना है, ताकि टिप्स और जरासीम जो है वो चले जाएं, ठीक है। फोर्थ स्टेप जो है आपको थंब को रब करना है। फिफ्थ स्टेप जो है आपके जो है रिस्ट को रब करना है। तो आई रिपीट अगेन, इस तरह करें। सेकेंड जो है बिटवीन द फिंगर्स, ओके। थर्ड जो टिप्स जो है ना, टिप्स को रब कीजिए, फिर ये थंब को रब कीजिए, फिर इस तरह करने से क्या होता है आपके जरासीम, वरना जो है हम लोग हाथ धोते हैं, उनके टिप्स के जो है जरासीम होते हैं, ये जरासीम आपके पेट में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आपको पैदा हो जाएंगे। तो ये जो है, तो कॉमन जो रेस्पिरेटरी इलनेस की बीमारी है, फ्लू वगैरह जो है, बचने के लिए हाथ की सफाई ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस में है, आप किसी को बीमारी आती है तो हमेशा जो है 2 हाथ दूर रहें। तो ये चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी दूसरों को ना जाए, तो क्या करें, कम से कम 2 हाथ दूर। तो क्यों कि जब वो छींकते हैं, खांसते हैं, तो जरासीम बीच में गिरे ताकि दूसरों के चेहरे पे ना गिरे। तो हमेशा याद रखिए, दूर रहे, 2 हाथ दूर रहिए, 2 हाथ का डिस्टेंस दूर रहना जरूरी है। तीसरी चीज़ अगेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया गाइडलाइंस ये है कि आप आसिम में छींकिए, आसिम में खांसिए, हाथ पे ना छींकिए, ओके। अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम मैं क्या करता हूँ, ताकि आपके जो जरासीम है कंटेन हो जाए, बाहर ना आए। जी हाँ, तो आसिम भी छींकिए, टिश्यू भी छींकिए, मगर हाथ पे नहीं छींकिए। क्यों, हाथ पे छींकेंगे आप, फिर हाथ मिलाएंगे लोगों से, ये बीमारी फैल सकती है। तो ये जो है स्टेप लेना पड़ेगा। हैंड वॉशिंग है, सेकेंड जो है डिस्टेंस मेंटेन करेगा, थर्ड जो है मास्क लगा के रहिए, ओके। मास्क भी जो है अच्छी क्वालिटी का सर्जिकल मास्क लगाना बेटर है, स्पेशली ड्यूरिंग आप जो हज का अरकान करते वक्त, क्योंकि आप लोगों के करीब होते हैं। फोर्थ थिंग जो है आपको जो है किस छींक बनवाने का तरीका बताया गया, अच्छा, ओके। इस तरह जो है कॉमन जो बीमारी रेस्पिरेटरी बीमारी है उससे बचते हैं। और एक जो कॉमन बीमारी जो
मास गैदरिंग होती है वो अपने फूड पॉइजनिंग, क्योंकि आप जो है एक दूसरे से छान छीर कर रहे हैं, जो फूड की सफाई नहीं करते आप, तो उससे क्या होता है, लोग क्या करते जाते आते मार्केट में जो मिला खा लेते। तो जब तक आप जो भी ग़िज़ा लेंगे, जो भी फ्रूट लेंगे, उसको सफाई करना ज़रूरी है। जो भी एप्पल लेंगे, ऑरेंज जो भी लेंगे, उसको साफ़ करना ज़रूरी है। और जो दूसरी चीज़ भी खा रहे हैं, अच्छी जगह से खाइए जहाँ पर अच्छा प्रॉपर्ली कुक हो, वरना हाइजीनिक फूड हो, वरना क्या है इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, तो कुक फूड होना चाहिए, वॉश करना पड़ेगा, अगेन खाने से पहले आपको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में जरासीम हो तो जो है पेट में चले। इस साल तो बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने नोटिफिकेशन देखा है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट जो है ना, खाने पीने की जो चीजें हैं वो लाने के लिए मना करे। तो जाहिर है कि अब वहाँ की फूड पे इनको डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये हाइजीनिक फूड के सालों से बहुत यानी एहतियाती तदाबीर। तो कोशिश ये कीजिए कि होटल का खाना मत खाइए, जो भी आपके कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं वही खाइए, बाहर खाना मत खाइए, और हाथ की सफाई कीजिए, और जो भी खा रहे हैं उसको वॉश करके खाइए। ठीक है। अब तीसरा चीज़ प्रॉब्लम जो फिलहाल सऊदी अरब में मुमकिन है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो हीट के वजह से जो है आदमी को हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या है, आपको गर्मी से बचना है। गर्मी से बचने के लिए क्या करना, जो अरकान है हो सका तो जो है अरकान धूप से बच के पोस्टपोन करके बाद में शाम में कीजिए या फजर के बाद कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़, अगर आपको उस टाइम करना ही है तो अम्ब्रेला यूज़ कीजिए, अगर आप एरा में नहीं है तो कैप यूज़ कीजिए, तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके अलावा सपोज अगर हीट आपको ज़्यादा गर्मी हो गई, तो जब होंगे क्या कल हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन, तो होता क्या आदमी को सर में दर्द होता है, चक्कर आती है और बुखार आ जाता है और चेहरे पे लाली आ जाती है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो है, क्योंकि बॉडी का आपका हीट बढ़ चुकी है, बॉडी की हीट बाहर निकालना है। तो क्या करना, बात ले लेना, पानी नहाना, बॉडी बात ले लेना, बिल्कुल ठीक है, ठंडा पानी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, बस नॉर्मल वाटर, बॉडी बात लेना ताकि आपके जिस्म की गर्मी निकल जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करना है, पानी ज़्यादा पीना है आपको, क्योंकि आपका हीट स्ट्रोक है, आपके पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि बॉडी उसको एडजस्ट कर सके। जी हाँ, तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो गर्मी जो गर्मी है उसको निकालने के लिए आपको पानी नहाना पड़ेगा, और जो है कॉटन क्लोथ्स पहनना पड़ेगा, और टेक इन मोर वाटर, जितना हो सके पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। इंशाल्लाह इससे जो आपको हीट की जो परेशानी है, हीट स्ट्रोक वगैरह है, उससे बच जाएंगे। उसके बावजूद भी सपोज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बुखार आ गया, तो फौरन डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये गर्मी से बचने के लिए काफ़ी इक़दाम करना ज़रूरी है। अभी जो है आपको मैं कुछ कॉमन बीमारियां जो मुमकिन है उसको बचने के लिए डॉक्टर के जाने से पहले आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्योंकि आपकी नींद नहीं आई, आप स्ट्रेस में हैं, सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं, तो जिसको सर में दर्द हो सकता है या माइग्रेन की बीमारी होती है जो स्ट्रेस से होती है, जिसको नींद नहीं आने से या धूप लगने से होती है, तो क्या करें, सबसे पहले टैबलेट क्रोसिन के 2 गोली खाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे 2 गोली दो लेना पड़े। डोलो की 650 की आती है, तो मैं एडवाइस करता हूँ क्रोसिन की 2 गोली खा लीजिए। और जो है आपसे नींद लेना ज़रूरी है। तो माइग्रेन का बेहतर वो है, क्रोसिन की 2 गोलियाँ खा लें और नींद ले लें, इंशाल्लाह आपका माइग्रेन का हेडेक जो है कम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो है कॉमन चीज़ जो है बीमारी के बारे में आपको जानकारी देखे, बाद लोगों को जो है कहेंगे अपने गैस्ट्रोएंटेराइटिस, या क्योंकि आप फूड जो हाइजीनिक नहीं था आप खा लिए, तो क्या होता है, खाए पैखने की बीमारी आ सकती है। तो जो खाए पैखने आने की बीमारी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इलाज जो है, अगर किसी के पास कोई दवा नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पानी। क्योंकि बॉडी का पानी आपका लॉस हो रहा है वॉमिटिंग के जरिए से, मोशन के जरिए से, तो वाटर रिप्लेस करना जरूरी है। जितना पानी पियेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब किसी को 10-15 पैखने आ गए, परेशान की बात नहीं है, आप जितना पानी जाएगा उतना बॉडी का वाटर रिप्लेस कीजिए। और साथ में जो है नमक, इलेक्ट्रोल पाउडर, ORS पाउडर आता है, इलेक्ट्रोल नहीं भी है तो पानी में आप नमक डालकर और शक्कर डाल के पी लीजिए, तो आपके इलेक्ट्रॉल्स मेंटेन होंगे। और साथ में कुछ पोटेशियम की फूड है, जैसे बनाना है या कोकोनट वाटर है, ही लीजिए। ये लेने से आपको दवा की नहीं भी ले तो परेशानी नहीं है, मगर कम से कम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पानी जरूरी है, क्योंकि जिस्म का पानी चले जा रहा है आपका, डिहाइड्रेशन हो गया तो उसको हाइड्रेट करना पड़ेगा, तो पानी ज़्यादा पीजिए। सेकेंड चीज़ जो है इलेक्ट्रोल पाउडर इस्तेमाल कीजिए, इलेक्ट्रोल पाउडर साथ में रख लीजिए। ठीक है। साथ इसी जो है नमक, लबान वगैरह जो भी इस्तेमाल कीजिए। तो जो भी प्रॉब्लम आपको डिहाइड्रेशन से आने वाला है, वो चीज़ बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा पीना है, और इलेक्ट्रोल पाउडर ORS का लेना ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ जो है, वहाँ पर जो आपको मुमकिनात में से है, जिसको एलर्जी है, जिसको ब्रोंकल अस्थमा है, वो बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ का वेदर अलग है, वहाँ का वेदर अलग है। वहाँ का ड्राई वेदर है, वहाँ सैंडस्टॉर्म आता है, तो हो सकता है जिसको ब्रोंकल अस्थमा है वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो अगेन आप इसके लिए अपने डॉक्टर से रुजू होइए कि क्या क्या दवा लेना है आपको ब्रोंकल अस्थमा में, ताकि वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकें।
तो ब्रोंकियल अस्थमा जो है यूजुअली जो है हम जो है डॉक्टर जो है पंप देते हैं, बखा देते हैं। तो बखा लेने का तरीका भी आपको यूट्यूब पे सीखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है मैं बताने के लिए। आपको यूट्यूब पे देखें कि टेक्निक इंपॉर्टेंट है वो। तो जो है बखा जो पंप आता है आपका, इनहेलर आता है, इनहेलर लीजिए, सुबह शाम लीजिए, रेगुलर बेसिस पे लीजिए। और वेंटोलिन का जो है इनहेलर हमेशा साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफ करने के चले गए, वहाँ पे एकदम प्रॉब्लम बढ़ गया, तो वेंटोलिन की दवा इनहेलर जो है आपके लिए फायदा, वो आपको जो है रिलीव करेगी। जो किसी सिम्टम्स आएंगे और रिलीवर है, तो आपके सिम्टम्स रिलीव करने के वेंटोलिन का बखा साथ में, साल्बुटामॉल का बखा या वेंटोलिन बोलते हैं, वो आपको रखना ज़रूरी है साथ में, हमेशा साथ में रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ का रखिए और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि किसी को ज़्यादा ब्रोंकियल अस्थमा कंट्रोल में नहीं आता है, तो एक टैबलेट आती है, उसका नाम जो है यहाँ पे वाइसोलोन बोलते हैं, अदरवाइज टैबलेट प्रेडनिसोलोन 20 mg के 2 गोली खा लीजिए। खा के डॉक्टर के पास अप्रोच चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स से ज़्यादा है, आपको डॉक्टर के पास जाने का टाइम लगेगा, या फिर अपने जो गए बाद में भी आपको ज़्यादा डिस्टेंस में, काफ़ी डिस्टेंस डॉक्टर से मिलने के लिए टाइम लगेगा। तो ये गोली, हाँ, ये रोकने के लिए टैबलेट प्रेडनिसोलोन 20 mg के 2 गोली खाकर डॉक्टर के पास जाइए, तो वरना आपके प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इससे आने का, क्योंकि टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर से प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो याद रखिए, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा है वेंटोलिन इनहेलर लेना पड़ेगा, साथ में दूसरा जो बखा डॉक्टर आप जो इनहेलर डॉक्टर ऑलरेडी ले रहे हैं वो लेना पड़ेगा। और प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, आपको बहुत खांसी आ रही है, बहुत दम चढ़ा है, तो टैबलेट प्रेडनिसोलोन लीजिए, वेंटोलिन का इनहेलर लीजिए और डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। ये रही बात अपने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर किसी को अगर इन्फ्लुएंजा हो या खांसी बुखार हो गए, जुकाम हो रही है, बुखार हो रही है, घबराने की बात नहीं है, तो कैन बी जस्ट सिंपल इन्फ्लुएंजा। और हद तक कि कोरोना भी किसी को आ रहा है, तो ये देखा गया कि कोरोना की बीमारी सीवियर बीमारी नहीं आ रही, माइल्ड बीमारी आ रही है, तो परेशान मत होइए। तो करना क्या है, सबसे पहले दूसरों से दूर रहना है, ताकि आपकी बीमारी दूसरों को ना पहुंचे, क्योंकि आप दूसरों का ख्याल करेगा, अल्लाह ताला आपका ख्याल करेगा, ठीक है। और करना क्या है, अगेन टेक टैबलेट क्रोसिन और टैबलेट डोलो, ठीक है, ये लीजिए। और जो है टैबलेट, अगर सर्दी वगैरह जुकाम ज़्यादा आ रहे तो टैबलेट सिट्रोजिन भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट अप कीजिए, विटामिन लीजिए, शहद लीजिए, नींबू लीजिए, वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लेना है, टैबलेट क्रोसिन लेना है, और जुकाम वगैरह है तो साथ में टैबलेट एविल और टैबलेट सिट्रोजिन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है, अब जो हार्ट के पेशेंट है, अब किसी को पसीना आ रहे हैं या सीने में दर्द हो रहा है, और ऑलरेडी जानते हैं कि वो बीमारी हार्ट अटैक हो चुका है उनको, ये सिम्टम्स आने पर, जिसको पसीना आने पर, घबराहट बढ़ने पर, सीने में दर्द होने पे, एक गोली डॉक्टर लिखता है, वो नाम है टैबलेट सॉर्बिट्रेट। उस जबान के नीचे रख लेके फौरन डॉक्टर के पास जाइए। यहाँ पे याद रखिए, छोटे दवाखाने में मत जाइए, टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। छोटे दवाखाने में जाएंगे, डॉक्टर देखने का टाइम लगेगा, इसी लेके 2 घंटे लगेंगे नहीं। वंस यू हैव हार्ट डिजीज, जिसको हार्ट डिजीज है, ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है और सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हार्ट डिजीज मुमकिन है, तो फौरन जो है एम्बुलेंस में बुलाइए या बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाइए, वहाँ पे आपको डॉक्टर सही एडवाइस करेगा। डोंट डिले, यानी टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। इमीडिएट आपको इंस्टेंटली जो है ना सॉल्बिट्रॉल जी हाँ, जबान के नीचे पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ का याद रखिए। आप अभी क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, नींद जरूरी है आपकी। जितना आप काम रहेंगे, आप टेंशन से दूर रहेंगे, आप नींद कम अच्छे लेंगे, आपका जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फौरन ब्लड प्रेशर की 2 गोली, एक गोली इजाफा खा लीजिए, खा के जो है डॉक्टर के पास जाइए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवॉइड स्ट्रेस, टेंशन में मत आइए, और नींद जरूरी है। उसके बाद में गोली का डोज आपको बढ़ाना पड़ेगा, यू कैन सी द डॉक्टर अगेन, ओके। सो उसके बाद में आप जैसे जानते हैं कि बात को किडनी का स्टोन होता है, क्योंकि अगेन डिहाइड्रेशन होता है, किडनी के स्टोन्स है, उनको जो है किडनी में पेन हो सकता है, तो वो क्या करें, डॉक्टर के जाने के बाद अगेन पानी ज़्यादा पीजिए, और टैबलेट जो है वोल्टरिन या डिक्लोफेनेक गोली आती है, वो साथ में रखिए, गोली ले लीजिए, और टैबलेट बस्कोपेन 2 गोली लेकर अगेन डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है कि आपको कभी डॉक्टर के जाने की जरूरत ना पड़े, ये गोली से आपको दर्द कम हो जाता है, ठीक है। तो किसी को किडनी के स्टोन्स हो, उस स्टोन्स का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, बिकॉज डिहाइड्रेशन में है, आप पानी कम पी रहे हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो पानी ज़्यादा पीजिए, और टैबलेट डिक्लोफेनेक, और यहाँ पे जो है गोली आती है, इसका नाम ओवेरन है, वो लीजिए, और टैबलेट बस्कोपेन लीजिए। इंशाल्लाह आपको ये जो है वक्ती तौर पर के लिए आराम होगा, इंशाल्लाह बीमारी कम भी हो जाएंगी, आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत पड़ेंगे। सो ये जो है कॉमन डिजीज़ के बारे में आपको जो है स्टेप लेना पड़ेगा। और जो है दूसरी चीज़ जो है
किसी को जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, मोशन बराबर नहीं आता, तो उसके लिए क्या करें, अगेन पानी ज़्यादा पीजिए और जो है मौज खाइए, बनाने से क्या होता है, मोशन साफ आता है। बनाने के दो फायदे हैं, जिसको मोशन ज़्यादा आ रहा है वो भी मौज खाइए तो उसको मोशन रुक जाते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो भी है। अल्लाह ताला ने इसका दो तरफ का इलाज रखा है इसमें, ठीक है। और खीरा खाइए, कुकम्बर, तरकारी जितना खाएंगे उससे आपको मोशन साफ आएगा, ठीक है। ये चीज़ कॉमन बीमारियां हैं, आपको जो है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, गोली खा ले, इंशाल्लाह आप आराम करें। ये तो वहाँ के जो हालात हैं वहाँ पर जब रहेंगे, ये कोई प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पर ये तो ये ना आप प्रिकॉशन लेने हैं और मेडिकल सप्लाई अपने साथ रखने हैं। तो अब ये हज मुकम्मल करके कुछ लोग जब वापस आ जाते हैं, आने के बाद में कई प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, इसके लिए क्या आप करेंगे? दूसरी चीज ड्यूरिंग हज एक छोटी सी चीज काफी इम्पोर्टेंट है। सपोज आप माशाल्लाह नौजवान हैं, आपका देखते हैं कि आपके साथ में ज़ईफ आदमी एकदम अरेस्ट हो गया, एकदम सांस नहीं ले रहा, तो क्या करें आप, क्योंकि एम्बुलेंस आने के लिए रास्ते में रिकॉर्ड हो सकती है, तो आप उसको क्या करें, तो आप क्या करें इसको। सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज पे आपके हमारे मिस्टर वाजिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिस्प्ले करें, मैं इंशाल्लाह फोटोज़ बताऊंगा। मगर क्या करें आप, तो सबसे पहले देखें मिस्टर अहमद कैसे हैं आप, कैसे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप क्या करें, उसको सीने पर दबाना शुरू कर दीजिए। तो सीने को दबाने का तरीका देखिए, ये आपका ये हाथ सीधा रहना चाहिए और ये हाथ सीधा रहना, रख के जो है दबाइए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर रख के दबाना पड़ेगा, सीने के बीच में आपका हाथ सीधा रखिए, दबाना कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, तो जितना चेस्ट कंप्रेशन करेंगे उतना है हो सकता है कि हार्ट की बीट जो इसकी स्टॉप हो चुकी है वापस आ सकती है। तो क्या, क्योंकि आप देखिए आपके बाजू का पड़ोसी जो है एकदम अरेस्ट हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। तो इस तरह जो है फौरन जो है एम्बुलेंस को कॉल कीजिए फर्स्ट। सेकंड चीज है कॉल कार्डियक कंप्रेशन, दबाना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज़ करिए। बाद में अगर सपोज एम्बुलेंस आने में देर हो रही है और स्टिल इसका हार्ट काम नहीं करा, तो क्या कर सकते हैं आप, इसका मुंह खोलकर, आपको मैं पिक्चर्स बताऊंगा, मुंह खोलकर इसको आप एक ब्लो सांस फूंक सकते हैं उसके सीने में, ठीक है। तो ये चीज़ जानकर सबसे इंपॉर्टेंट जो है चेस्ट कंप्रेशन। देख लीजिए आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसकी सांस रुक गई है और उसका पल्स नहीं मिल रहा है, तो फौरन जो है चेस्ट कंप्रेशन को करना शुरू कर दीजिए, कॉल CPR। उससे जो है उसका दिल की हरकत वापस आ सकती है, एम्बुलेंस आएंगी, टेक केयर करिए। अगर से एम्बुलेंस आने में देर हो जाए, आप CPR नहीं करेंगे, इसका कार्डियक कंप्रेशन नहीं करेंगे, वो दवाखाने को जाएगा, हो सकता है कि उसका दिल वापस आ जाएगा। मगर प्रॉब्लम क्या होगा, बिकॉज ब्रेन के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो क्या है शुगर चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन ना मिले, क्योंकि हार्ट की पंपिंग हो, हार्ट की रुक गया है, ब्लड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो आदमी जिंदा हो जाएगा मगर उसकी ब्रेन इंजरी रहेगी, वो कोमा में हमेशा जिंदा रहेगा। हम देखते हैं कि 2 पेशेंट जो है 2 साल तक जिंदा है, कोमा में है, उसकी ब्रेन की इंजरी रहेगी। तो ये इसको इंजरी को रुकाने के लिए आप ये करेंगे, उसको चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें कि शुगर के बारे में मैं कहना भूल चुका, तो जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है उनको शुगर डाउन हो सकती है या शुगर बढ़ भी सकती है। तो शुगर कम होने की क्या अलामत है, उनको भूख लगेगी और पसीने आएंगे और काफ़ी कमज़ोरी महसूस करेंगे, ओके। तो ये चीज़ ऐसा ही महसूस करेंगे कि पसीने आ रहे हैं, भूख लग रही है और सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रही है, आप शुगर के पेशेंट है, तो क्या करें, साथ में हमेशा आप कुछ शुगर के आइटम्स रखिए, या शुगर रखिए या कैंडी रखिए या जूस रखिए, फ़ौरन पी लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो शुगर का कम होना मोर डेंजरस देन शुगर का बढ़ना। जी क्यों, अगेन ब्रेन नीड्स 2 थिंग्स, एक तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को ब्रेन को नहीं मिला, 15-20 मिनट दवाखाने तक गए तक आधा घंटा हो जाए, पेशेंट वहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, अगेन इसकी ब्रेन इंजरी होगी, पेशेंट कोमा में चलाएगा। देखिए सिंपल थिंग, अगर वो टाइमली अगर शुगर ले लें, कैंडी ले लें या शुगर जूस ले लें, तो फ़ौरन जो है इंशाल्लाह उसका शुगर नॉर्मल पे आ जाएगा। तो याद रखिए, जिसको भी शुगर की बीमारी है, जो गोलियां खाते हैं, वो साथ में हमेशा कुछ स्वीट आइटम्स रखिए या फूड रखिए, चॉकलेट रखिए या जूस रखिए, ताकि कभी भी आपको शुगर कम हो सकती है, फ़ौरन पी लें। तो घबराइए मत। अब बाद लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब शुगर बढ़ी है या कम हो गया, हमको कन्फ्यूजन, तो मुश्किल नहीं है। शुगर बढ़ के है, 400 शुगर है, आप शुगर की गोली खा ली भी लिए क्योंकि आपको डाउट है, तो 450 होंगे, मुश्किल नहीं है। अगर शुगर कम है, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपकी ब्रेन की इंजरी रहेंगी, ठीक है। तो ये शुगर लो होने पे, शुगर जिसकी बढ़ गई है तो उसकी अलामत क्या है, उनको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है और पेशाब ज़्यादा आता है और भूख ज़्यादा लगती है, फिर थकावट महसूस होती है। हम बोलते हैं 3 P's, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडेप्सिया। भूख ज़्यादा लगती है,
3 पीस और पानी ज़्यादा पिया था, पेशाब ज़्यादा आता, तो उसके सबसे अगेन क्योंकि इंसान का पानी लूज हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पानी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, ठीक है। सो शुगर बढ़ने पे क्या करना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और आपकी जो भी दवा ले रहे हैं उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप डॉक्टर को कॉल कीजिए या डॉक्टर को वहाँ पे अप्रोच कीजिए और डोज एडजस्ट करेगा। मगर प्रेजेंटली आपका काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पानी ज़्यादा पीना जरूरी है। पानी, क्योंकि आप जो है पेशाब ज़्यादा आ रहा, पानी लूज कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए अगेन यू टेक मोर वाटर, पानी ज़्यादा पीने में। तो याद रखिए, शुगर जिसको कम है उसको शुगर के आइटम लेना पड़ेगा, शुगर जिसका बढ़ के है उसके लिए जो है पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, जो डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। दवा खा रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब अब हम आते हैं हज से फारिग होकर फिर वापस हमारे अपने मुल्क में आ गए, अपने शहर में आ गए। यहाँ आने के बाद कुछ दिन तक जो है ना, हमको क्या क्या एहतियात बरतनी पड़ेगी? जी जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज का सफ़र तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमारा सवाल ये आ गया कि हज के बाद क्या करें। तो हज के अल्लाह ताला मौका दिया आपको, बस जुड़ जाइए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से मांगिए, वही उससे ही मांगे जो कुछ देने वाला है। क्योंकि आप इखलास के साथ हज कीजिए, अल्लाह ताला आपको हज कबूल करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कितना स्ट्रगल करके हज जा रहे हैं और कितना पैकेज लगा के, सुना कि 8 लाख रुपए का पैकेज भी हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, तो इतना मेहनत करके जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, टारगेट ये कीजिए कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी होने के लिए क्या, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से पूछिए, अल्लाह से जुड़ जाइए और टाइम ख़राब मत कीजिए, जितना हो सके इबादत कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट रखिए, हज के दौरान किसी की मदद करेंगे आप तो वो भी बड़ा अजर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सपोज कोई ज़ईफ़ आदमी 2 बैग उठा रहा है, आप 3 बैग उठा लीजिए, परवाह नहीं, क्योंकि आप हेल्दी है तो उसका अजर मिलेगा, अल्लाह उसको दवा देगा, ठीक है। अब रहिए, अब आप जैसा ही हज के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे और हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, पैगाम टीवी के लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको दुआ में याद रखिए। हज के आने के बाद क्या है, तो आप तो हज कर आ चुके हैं, अल्लाह ताला आपके नीचे इंशाल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल गुनाह से दूर हो चुके हैं इंशाल्लाह। अभी जो है करने के बाद क्या करें, आप सबसे पहले जो है, आप जो है क्योंकि आप सफ़र करके आ रहे हैं, आपके पास हो सकता है कि कुछ बीमारी आपके पास हो, वो बीमारी दूसरों को ना फैलें, कैरी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों एक गैदरिंग से आ रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ पे लोगों को कोरोना हो सकता है क्या मंकी पॉक्स की बीमारी है, कोई भी है। तो इससे एहतियात करें, आते ही लोगों से मिलके गले मिलिए, हो सकता है कम से कम 5 या 1 हफ्ते तक कम से कम किसी से ना मिले, बोले कि हमसे आए, हमसे मत मिले कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन तक, ताकि आके वहाँ के जो इन्फेक्शन वगैरह है आप उसको कंटेन कर सके। तो आते ही लोगों के पास से मत मिलिए, 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दीजिए, और उसकी मिलने की भी बात होगी तो कम से कम जो है उनसे हाथ ना मत मिलाइए, गले मत मिलिए, ठीक है। दूर से सलाम बोलिए, दूर से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला को हज कबूल करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका हज कर कबूल करे और हमारे पैगाम टीम के सारे मेंबर्स को अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करे और हमारे लिए दुआ कीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जुनैद, जो बहुत ही जिसको हम इंग्लिश में गोल्डन एडवाइस कहते हैं, सुनहरी जो है ना मालूमात हमको पहुंचा रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आपको बिलखुसूस जो हज पर रवाना हो रहे हैं उनके लिए आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है काफ़ी जो है ना मददगार साबित होगा और फ़ायदेमंद सूदमंद भी साबित होगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले डॉक्टर साहब का पैगाम टीवी की तरफ से, मुकम्मल टीम की तरफ से और खुद मेरी अपनी तरफ से डॉक्टर साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप सऊदी से आकर हैदराबाद में हमारे लिए इतना मालूमाती प्रोग्राम फराहम किए। इसके लिए डॉक्टर साहब मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह कबूल, खिदमत हम लेते रहेंगे पैगाम इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाल्लाह। तो मासलाम।